नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शांति निकेतन में। हम सभी एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ की तरफ से हिंदी साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम हिंदी नाटक अभी पढ़ रहे हैं। हमने 2 नाटकों को अभी तक कंप्लीट कर लिया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जो नाटक लगाए गए हैं सिलेबस में, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी। अगर आपने वे नाटक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानी भी यूजीसी नेट जेआरएफ में जो लगाई गई है उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर दोनों ही नाटकों की पीडीएफ जो कि परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक बिंदु जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, उन सभी बिंदुओं का संकलन है इस पीडीएफ में। तो अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से जा कर के वो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम अपना नाटक पढ़ेंगे अगला, जो है जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त को हम विस्तार से देखेंगे, चंद्रगुप्त के महत्वपूर्ण कथन को देखेंगे और चंद्रगुप्त नाटक के जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, कब उसका प्रकाशन हुआ, उसमें कुल कितने अंक हैं, अंकों में कुल कितने दृश्य हैं और कौन सा कथन किस पात्र ने कहा है, किससे कहा है, ये बहुत ही ज़्यादा परीक्षा में पूछता है, कितने पात्र हैं। तो चलिए फिलहाल आज हम देखते हैं चंद्रगुप्त नाटक। इसके उपरांत हम स्कंदगुप्त और ध्रुवस्वामिनी नाटक देखेंगे। इन तीनों ही नाटकों की पीडीएफ आपको प्राप्त कर दी जाएगी और तीनों ही नाटकों के जो कथन पूछते हैं बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, कोई भी एग्ज़ाम हो तीनों ही नाटक महत्वपूर्ण हैं। तो इन तीनों ही नाटकों के सारे कथन भी आपको मिल जाएंगे एज अ पीडीएफ के रूप में। तो फिलहाल आज हम चंद्रगुप्त नाटक पढ़ लेते हैं। चलिए, चंद्रगुप्त नाटक जो है उसकी विशेषताएं हम देखेंगे, महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। चंद्रगुप्त नाटक 1931 ईस्वी में लिखा गया है, जिसमें कुल अगर हम देखें तो 4 अंक हैं। पहले अंक में अगर देखा जाए तो टोटल 11 दृश्य हैं, दूसरे अंक में 9 दृश्य हैं, तीसरे में भी 9 दृश्य है और चौथे में 14 दृश्य है। इस नाटक में मुख्य रूप से प्रसाद जी ने राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना को उजागर करना चाहा है, जिसमें संपूर्ण भारत को एक अखंड राष्ट्र के रूप में देखा गया। तो मेन मकसद क्या था प्रसाद जी का? राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना को उजागर करना इस नाटक के माध्यम से। अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय चेतना को उजागर करने के लिए कुछ पात्रों को भी गढ़ा है प्रसाद जी ने, जिसमें सिंहरण, अलका, दंडायन जैसे पात्र आते हैं, जिनके द्वारा राष्ट्रीय चेतना को उजागर किया जा सके। अगर हम देखें तो नाटक में एक जगह एक पात्र है अलका, जो एक गीत भी गाती है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। ये बहुत ही महत्वपूर्ण गीत है जो पूछता है कि यह किस पात्र का द्वारा गाया गया है या किस पात्र का कथन है। तो ये अलका का कथन है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। इस गीत के माध्यम से अगर हम देखें तो देश की राष्ट्रीय भावना को उजागर करने का प्रयास किया गया है, साथ ही साथ देश की स्वतंत्रता के लिए नारियों के द्वारा जो योगदान दिया गया है उनको भी रेखांकित किया गया। अलका के माध्यम से अगर हम देखें तो यह बताया गया कि देश प्रेम से बढ़कर कोई भी दूसरा धर्म नहीं होता है, जिसके लिए आवश्यकता पड़ने पर पिता और भाई को भी छोड़ना पड़ता है। यह पात्र अलका के माध्यम से प्रसाद जी ने दिखाने का बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया है। अगर हम देखें तो वर्तमान पीढ़ी के युवकों को देश की स्वतंत्रता के लिए योगदान देने के लिए भी इस नाटक में पुकारा गया है। एक अन्य पात्र है नंद। नंद के माध्यम से प्रसाद जी ने क्या किया है? नंद के माध्यम से उन्होंने भोग विलास में रहने वाले तत्कालीन राजाओं और नवाबों का चित्रण किया है, दिखाया है। उस समय के जो भोग विलास में लिप्त राजा थे, नवाब थे, नंद राजा के माध्यम से ये दिखाया है। प्रस्तुत नाटक में अगर हम देखें तो प्रतीक योजना भी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। यहाँ पे प्रतीकों को गढ़ा गया है, जैसे चाणक्य। चाणक्य जो एक पात्र है उसे महात्मा गांधी के रूप में दिखाया गया है। एक पात्र है सिंहरण, जिसे जवाहरलाल नेहरू के प्रतिरूप के रूप में दिखाया गया है। एक पात्र है चंद्रगुप्त, सुभाष चंद्र बोस का प्रतीक है, वो प्रतिरूप है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो इस नाटक में जो है वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना भी हमें देखने को मिलती है जगह जगह पर, जिसके प्रणेता अगर कौन है तो प्रणेता हैं चाणक्य जी। चाणक्य हैं। इस नाटक में राष्ट्रीयता के साथ भारतीय संस्कृति को भी उजागर किया गया है, लेकिन यह संस्कृति उपभोक्तावादी न होकर के मानवतावादी संस्कृति है। इसके अलावा एक पात्र और है आम्भीक। आम्भीक एक राजा था। राजा आम्भीक के माध्यम से प्रसाद जी ने
भारत के उन देशद्रोहियों का वर्णन किया है जिनकी वजह से भारत देश को हमारे गुलामी की जंजीरों से झगड़ा गया। ऐसे बहुत सारे आम भीख हुए, जैसे जयचंद को भी उदाहरण दिया जाता है, जयचंद हुए हमारे देश में, ऐसे बहुत से जयचंद हुए, ऐसे बहुत से आम भीख राजा हुए जिनकी वजह से हमारे भारत देश को गुलामी सहनी पड़ी। नाटक में अगर हम देखें तो सेल्यूकस और सिकंदर को भी रखा गया है जो कि अंग्रेजी शासकों के प्रतीक हैं। अक्सर ये परीक्षा में पूछता है कि कौन सा पात्र किसका प्रतीक है, तो एक बार फिर से आप सभी नोट डाउन कर लीजिए। चाणक्य जो है वो महात्मा गांधी का प्रतीक है, सिंघरण जवाहरलाल नेहरू का प्रतीक है, चंद्रगुप्त सुभाष चंद्र बोस का प्रतीक है। इसके अलावा सेल्यूकस और सिकंदर हैं वो अंग्रेजी शासकों के प्रतीक हैं जो कि क्या करते हैं, अपनी साम्राज्यवादी नीति के कारण भारत को गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो इस नाटक में हमें इतिहास और कल्पना दोनों का ही मिश्रण देखने को मिलता है। ऐतिहासिकता की बात करें तो पात्रों की ऐतिहासिकता हमें देखने को मिलती है। अधिकतर पुरुष पात्र जो हैं वो सभी ऐतिहासिक हैं, केवल सिंघरण एक ऐसा पात्र है, पुरुष पात्र है जो कि काल्पनिक है। ये परीक्षा में पूछता है कि कौन निम्नलिखित में से कौन सा पात्र काल्पनिक है या फिर कौन सा पात्र ऐतिहासिक है। तो सिंघरण, जब सिंघरण आए तो सिंघरण जो पुरुष पात्र है इस नाटक में एकमात्र ऐसा पुरुष पात्र है जो कि काल्पनिक है, ऐतिहासिक नहीं है, जिसमें वीरता, पराक्रम, राष्ट्र प्रेम और स्वाभिमान की भावना पाई गई है। हमने पहले ही पढ़ा था कि सिंघरण पात्र की कल्पना के माध्यम से इसलिए प्रसाद जी ने गढ़ा ताकि कि नाटक में राष्ट्रीय चेतना को उजागर किया जा सके। इसके अलावा स्त्री पात्रों की अगर बात करें तो अधिकांश स्त्री पात्र काल्पनिक हैं। केवल कार्नेलिया को अगर हम देखें और कल्याणी, ये इतिहास से मेल खाते हैं। कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त के साथ होता है, यह ऐतिहासिक है, लेकिन कल्याणी की आत्महत्या जो दिखाई गई है इस नाटक में वो काल्पनिक घटना है एक। इसके अलावा अगर हम देखें तो जयशंकर प्रसाद जी ने एक पात्र आता है चंद्रगुप्त, जो कि मेन पात्र है, नायक है, चंद्रगुप्त ही नायक है, उसी के ही नाम पर यह नाटक है। तो इस पात्र में प्रसाद जी ने धीरोदात्त नायक के रूप में इसको प्रतिष्ठित करने का पूर्ण कार्य किया है। चंद्रगुप्त के चरित्र की अगर हम विशेषताएं देखें तो इसके अंदर एक तेजस्वी व्यक्तित्व हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा एक नायक होने के जितने गुण होने चाहिए वे सभी इसमें मौजूद हैं। वीर और अत्यंत साहसी है, राष्ट्रभक्त है, भावुक प्रेमी है और कर्तव्यनिष्ठ भी है। एक पात्र हमें इस नाटक में और देखने को मिलता है जो कि है चाणक्य। चाणक्य के चरित्र में अगर हम देखें तो कई विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसा कि कुशल कूटनीतिज्ञ हैं, बहुत ही ज़्यादा कूटनीतिज्ञ थे चाणक्य। इसके अलावा अत्यंत विद्वान थे, साहसी थे, परिश्रमी थे, दूरदर्शी तो बहुत ज़्यादा थे, कर्मयोगी थे, सिद्धांती थे, इसके साथ ही भावुक भी थे और निर्भीक थे, बिना डरे अपनी बातों को रखते थे। चाणक्य ने अपना एक महत्वपूर्ण ग्रंथ भी लिखा, चंद्रगुप्त बनाने का भी कार्य चाणक्य ने ही किया था। अगर हम देखें तो यह जो नाटक है यह पात्र योजना एवं अभिनय की दृष्टि से अगर देखा जाए तो रंगमंच के योग्य यह नहीं है। इसके अलावा अगर हम इसके संवादों की बात करें तो संवाद अत्यंत छोटे और सरल हैं, लेकिन कहीं कहीं क्लिष्टता देखने को मिल गई है, कहीं अत्यंत लंबे हो गए हैं और कहीं दार्शनिक विवेचन से भी ये युक्त हो गए हैं। इसके अलावा लाक्षणिक पदावली का भी प्रयोग कई किया गया है, स्वागत कथन की भी अधिकता है। इसके अलावा एक और पॉइंट है कि अगर इसकी भाषा की बात की जाए तो भाषा संस्कृत निष्ठ तत्सम प्रधान है, परिनिष्ठित हिंदी है, लेकिन कहीं कहीं क्लिष्ट शब्दों का भी प्रयोग हमें देखने को मिला है इस नाटक में। इसके अलावा एक बात और अगर देखें तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस नाटक में अगर हम देखें कुल कितने पात्र हैं तो पात्रों की संख्या टोटल 26 है। इस नाटक में आधुनिकता का समावेश किया गया, साथ ही साथ सांप्रदायिक सद्भावना का प्रयास किया गया। मगध, मालव, तक्षशिला को एक आर्यावर्त के रूप में वर्णित किया गया है इस नाटक में। वर्तमान समय के समाजवादी विचारों को जहाँ एक तरफ चित्रित किया गया, वहीं दूसरी तरफ इतिहास के माध्यम से वर्तमान मानवीय राष्ट्रीय समस्याओं का भी समाधान किया गया है। बौद्धिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य का वर्णन किया गया। इसके अलावा सबसे एक बड़ी बात कि आनंदवादी विचारधारा हमें इस नाटक में देखने को मिलती है, क्योंकि इस विचारधारा से जयशंकर प्रसाद पूर्ण रूप से प्रभावित थे, इसी वजह से इनके नाटक भी इस विचारधारा से प्रभावित हमें दिखते हैं। तो आनंदवादी विचारधारा इस नाटक में हमें देखने को मिलती है। अगर इस नाटक के महत्वपूर्ण उद्देश्यों की बात की जाए
यह जो नाटक है वो गौरवशाली अतीत को इस नाटक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता की भावना की अभिव्यक्ति हुई है। राष्ट्रीय एकीकरण का प्रयास है। भारतीय संस्कृति को पाश्चात्य संस्कृति श्रेष्ठ दिखाना, बड़ा दिखाना इस नाटक का उद्देश्य रहा है। इसके अलावा विदेशी लोगों को भारतीय संस्कृति के प्रति आसक्ति एवं लगाव को भी इस नाटक में चित्रित किया गया। अगर हम एक तरफ से देखें तो इस जो नाटक है चंद्रगुप्त नाटक, यह कल्याणी परिणय का ही एक संशोधित रूप है। यह तो थी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं चंद्रगुप्त नाटक की। चंद्रगुप्त नाटक के कुछ पात्र हम देख लेते हैं, सारे पात्र नहीं देखेंगे। अगर आपको सारे पात्र चाहिए इस नाटक के तो आप PDF के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। चारों ही अंकों के जितने भी पात्र हैं वो सभी सीरियल वाइज सीरियल और किसने किससे कहा ये सभी हैं। अगर आपको सभी चाहिए कथन तो और ये जो PDF इसकी विशेषताएं एज अ PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम कुछ कथन देख लेते हैं। जैसे प्रथम अंक का पात्र है, टोटल 4 अंक हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। पहले अंक की महत्वपूर्ण पंक्ति क्या है, ये है कि मालवों को अर्थशास्त्र की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी शस्त्र अस्त्र की है। तो यह कथन किसका है, ये सिंघरण का कथन है। और किससे कहता है सिंघरण, तो उसने चाणक्य से यह बात कही है। एक अन्य कथन है, आर्यावर्त का भविष्य लिखने के लिए कुचक्र और प्रताड़ना की लेखनी और मत्स्य प्रस्तुत हो रही है। यह भी कथन सिंघरण का है और चाणक्य से वो यह बात कहता है। इसके अलावा एक अन्य कथन है, विनम्रता के साथ निर्भीक होना मालवों का वंशानुगत चरित्र है। यह भी कथन अगर हम देखें तो सिंघरण का है, जो कि यह बात वो आम्भीक से कहता है। इसके अलावा एक अन्य और महत्वपूर्ण कथन है, ये है कि ब्राह्मण न किसी के राज्य में रहता है और न ही किसी के अन्न से पलता है, बल्कि वह स्वराज्य में विचरता है और अमृत होकर जीता है। यह कथन किसने कहा है, तो यह कथन चाणक्य का है, उसने आम्भीक से यह बात कही है। एक अन्य बात यह है, एक अन्य कथन यह है कि ये तो वे ही कर सकते हैं जिनके हाथ में अधिकार हो तथा जिनका स्वार्थ समुद्र से भी विशाल और सुमेर से भी कठोर हो। तो यह भी कथन सिंघरण का है, जो कि वो आम्भीक से कहता है। एक अन्य कथन है, गुरुकुल में शस्त्रों का प्रयोग शिक्षा के लिए होता है, द्वंद्वयुद्ध के लिए नहीं। यह कथन चाणक्य का है। एक अन्य कथन है, आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। चंद्रगुप्त बोलता है चाणक्य से। एक अन्य कथन है कि प्रायः मनुष्य दूसरों को अपने मार्ग पर चलाने के लिए रुक जाता है और अपना चलना बंद कर देता है। यह भी कथन है अलका का, जो कि महत्वपूर्ण है, और वो यह कथन कहती है सिंघरण से। एक अन्य कथन है कि अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को अपने अनुकूल बना ही लूँगा। यह तो सिंघरण का कथन है, जो कि वो अलका से बोलता है। एक अन्य पंक्ति है, गीत है, जो कि सुवासनी का है। सुवासनी अभिनेत्री के रूप में देखने को मिली है। तो वो बोलती है, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों। तो यह सुवासनी का कथन है, जो कि अभिनेत्री के रूप में इस नाटक में हमें चित्रित की गई है। एक अन्य कथन है, दुराचारी सदाचार के द्वारा शुद्ध हो सकता है। यह कथन सुवासनी का है, जो कि वो राक्षस से कहती है। एक अन्य है कि क्या तुम्हारे देश की सभ्यता तुम्हें स्त्रियों का सम्मान करना नहीं सिखाती। यह कथन सिंघरण का है, सिंघरण बोलता है। और अन्य कथन अगर हम देखें तो ये तो कुछ कथन थे, अभी और भी कथन हैं अंक 1 के, प्रथम अंक के अभी और भी कथन हैं। और दूसरे अंक के हम कुछ कथन अगर देखें तो दूसरे अंक में जो कथन आता है वो आएगा, अरुण या मधुमेह देश हमारा। यह कथन हम सभी जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और कार्नेलिया का यह कथन है। एक अन्य कथन है द्वितीय अंक का, पौधे अंधकार में बढ़ते हैं और मेरी नीति लता भी उसी भांति विपत्तितम में लहलही होगी। यह चाणक्य का कथन है, जो कि वो चंद्रगुप्त से कहता है। एक अन्य कथन है, वीरता भी एक सुंदर कला है, उस पर मुग्ध होना आश्चर्य की बात नहीं। यह पर्वतेश्वर का कथन है, जो कि वो सिकंदर से बोलता है। एक अन्य कथन है, फूल हंसते हुए आते हैं, मकरंद गिरकर मुरझा जाते हैं, आंसू से धरणी को भिगोकर चले जाते हैं। यह मालविका का कथन है, जो कि वो चंद्रगुप्त से बोलती है। एक अन्य कथन है कि सुंदर निश्चल हृदय, तुमसे हंसी करना भी अन्याय है, परंतु व्यथा को दबाना पड़ेगा। यह कथन अलका का है। एक अन्य कथन है, स्नेह से हृदय चिकना हो जाता है, परंतु बिछड़ने का भय भी होता है। यह मालविका का कथन है। और अगर हम देखें
तो कुछ कथन अन्य भी हैं, ये तो और भी ज़्यादा कथन है द्वितीय अंक में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से। तो आप वो सब PDF के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। तृतीय अंक के अगर हम कुछ कथन देखें तो कुछ कथन उसमें ये है कि ब्राह्मण राज्य करना नहीं जानता, करना भी नहीं चाहता है। हाँ, यह राजाओं का नियमन करना जानता है, राजा बनाना जानता है, इसलिए तुम्हें अभी राज्य करना होगा और करना होगा वह कार्य जिससे भारतीयों का गौरव हो और छात्र धर्म का पालन हो। यह चाणक्य कहता है। एक अन्य कथन है, मनुष्य अपनी दुर्बलता से भली भांति परिचित रहता है, परंतु उसे अपने बल से भी अवगत होना चाहिए। असंभव कहकर किसी काम को करने से पहले कर्म क्षेत्र में कांप कर लड़खड़ाओ मत। यह चाणक्य का कथन है। अगर हम देखें तो एक अन्य कथन है, पराधीनता से बढ़कर विडंबना और क्या है। यह कथन जो है वो अलका का कथन है। एक अन्य कथन है तृतीय अंक का कि समझदारी आने पर यौवन चला जाता है और जब तक माला गूंथी जाती है तब तक फूल कुम्हला जाते हैं। यह कथन चाणक्य का है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। एक अन्य कथन है, अवसर पर एक क्षण का विलंब विफलता का प्रवर्तक हो जाता है। यह भी चाणक्य का कथन है। एक अन्य कथन है कि शत्रु की उचित प्रशंसा करना मनुष्य का धर्म है, तुमने अद्भुत कार्य किए, इसमें भी कोई संदेह है। तो यह किसका कथन है? यह कथन है राक्षस का। अगर हम देखें तो कुछ अन्य भी कथन है तृतीय अंक में, लेकिन अब हम बात करेंगे चतुर्थ अंक की। अगर वो सभी आपको चाहिए PDF तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। चतुर्थ अंक में देखें तो अन्य कथन जो हैं, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। यह कथन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में पूछा गया। हाँ, तो यह जो कथन है वो चाणक्य का कथन है। चाणक्य यह बात बोलता है। एक अन्य अगर हम कथन देखें तो जीवन एक प्रश्न है और मरण है उसका अटल उत्तर। यह कथन किसका है? तो यह कथन मालविका का है। यह भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। अन्य कथन भी हैं जो कि एक गीत है, हमने बताया था, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। यह गीत जो है कई बार परीक्षा में पूछा गया है और यह कथन जो है वो अलका का है, चतुर्थ अंक में आता है। फिलहाल और अन्य कथन हम देखें तो मनुष्य साधारण धर्म पशु है, विचारशील होने से मनुष्य होता है और निस्वार्थ कर्म करने से वही देवता भी हो सकता है। कितना बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात बोली है। और किसने बोली है यह बात? सिंघरन का ये कथन है कि मनुष्य साधारण धर्मा मनुष्य है, मनुष्य जो है वो साधारण धर्मा पशु है, किंतु विचारशील होने की वजह से वो मनुष्य होता है और अगर वो निस्वार्थ कर्म करता है तो वही देवता भी बन जाता है। यह सिंघरन का कथन है। एक अन्य अगर हम कथन देखें, व्यर्थ का अभिमान अब मुझे देश के कल्याण में बाधक न सिद्ध कर सकेगा। यह कथन जो है वो आम्बिक का है। तो यह तो थे कुछ चतुर्थ अंक के कथन। अन्य कुछ एक दो कथन और देख लें तो दो बालुका पूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्रोताशुनी का रहना आवश्यक है। ये चाणक्य का कथन है, कई बार पूछा गया है। महत्वाकांक्षा के दांव पर मनुष्यता सदैव हारी है। यह कार्नेलिया का कथन है। एक अन्य कथन है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। यह कार्नेलिया का कथन है। एक अन्य कथन है, प्रेम में स्मृति का सुख है, एक टीस उठती है, वही तो प्रेम का प्राण है। तो यह कथन जो है वो सुवासनी का कथन है। तो इस तरह कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं जो कि पूछे गए हैं परीक्षा में। तो अगर आपको वो सभी कथन चाहिए तो ये सारे कथन हैं जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं। अगर आपको ये सभी कथन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी कथन हैं चंद्रगुप्त नाटक के। तो आप उस लिंक के जरिए आप PDF प्राप्त कर सकते हैं चंद्रगुप्त नाटक का। फिलहाल अभी हम तो यह था हमारा नाटक चंद्रगुप्त। अब हम देखेंगे अपना अगला नाटक जो कि है स्कंदगुप्त। यह भी परीक्षा में लगाया गया है। इसके उपरांत हम ध्रुवस्वामिनी देखेंगे और इन तीनों ही नाटकों की PDF एक साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो तीनों ही नाटक जब पूरे हो जाएंगे तो हम उसकी PDF आपको दे देंगे। चलिए, तब तक के लिए मिलते हैं एक नाटक के साथ फिर से। तब तक के लिए धन्यवाद।